नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आज 3 दिसंबर को जारी किए गए। चुनाव आयोग ने ये सारे नतीजे जारी किए। जहां भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना का गढ़ जीत लिया। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा ने प्रचंड बहुमत से वापसी की, भाजपा को 163 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, जिसमें से 154 सीट वो जीत चुकी है और अभी भी 9 के रुझान चल रहे हैं, मतलब जिस पर उसने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस के नेतृत्व पर यहाँ पर कमलनाथ ने जो यहाँ पे नेतृत्व किया था, वहाँ कांग्रेस को बुरी तरीके से मुँह की खानी पड़ी है। उसे केवल 65 सीटों पर संतोष करने की स्थिति बन रही है, जहाँ वो 59 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 7 पर बढ़त बनाई हुई है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 48.6656 और कांग्रेस को 40.40% का मत शेयर यहाँ पर मिला है। एक सीट जो है यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को मिली है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो यहाँ बहुत उभर कर आ रही थी और जिसने पूरे ही मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचार और दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, उसे एक भी सीट नहीं मिली, जहाँ पर पिछले समय में उसे कुछ सफलता भी मिली थी और इससे पूर्व के चुनाव में इसने मध्य प्रदेश का बहुत सा राजनीतिक गणित बिगाड़ा भी था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भाजपा को 54 सीट पर विजय प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। 49 सीट पर वो जीत चुकी है और वहीं 5 सीटों पर वह बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 33 सीट पर जीत चुकी है और 2 पर बढ़त बनाई हुई है। एक सीट वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीता है। राजस्थान में भाजपा ने 155 सीट, कांग्रेस ने 69, भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बीएसपी ने 2, आरएलडी ने 1 और निर्दलीय वहाँ पर बहुत जीत कर आए हैं। लगभग 8 निर्दलीय वहाँ पर जीत कर आए हैं। वोट शेयर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46.28% का वोट शेयर मिला है, वहीं कांग्रेस को 42.23% वोट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 41.69% वोट बीजेपी को मिल रहा है और 39.53% कांग्रेस को मिल रहा है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 64 सीट मिल रही हैं। बीएचआरएस जिससे कि उन्होंने ये सत्ता छीनी है, उसे 39 सीट पर ही संतोष कर लेना पड़ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर 8 सीट मिल रही है और AIMIM को 7 सीट, CPI को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 39.40, BHRS को 37.35। यहाँ पर वोट शेयर बहुत नॉमिनल है, 2 के % के बराबर केवल अंतर है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो शायद यहाँ पे तस्वीर कुछ और ही होती। मध्य प्रदेश
के चुनाव को अगर हम बारीकी से देखें तो लगभग यहाँ पर 6 ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हुए नज़र आते हैं। पहला जो फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना। अगर इस योजना को नज़रअंदाज करके इस चुनाव को देखा जाएगा तो इसको साथ में न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक योजना है जिसने इस पूरे चुनाव की गणित को बदल कर रख दिया और कांग्रेस को इस बुरी तरीके से मुँह की खानी पड़ी। शिवराज सिंह शुरू से ही इस तरीके की योजनाओं के लिए जाने जाते हैं। वो मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना इससे पहले चालू की थी। ये उसका एक अलग सोपान है। दूसरा, जो केंद्रीय रणनीतिकारों ने एक योजना बनाई थी कि दिग्गजों को यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से उतारा गया था। जबलपुर से राकेश सिंह, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर, और इस तरीके से पूरी जो फील्डिंग एक जमाई गई थी कि चारों तरफ से ऐसे दिग्गजों को खड़ा कर दिया गया था, जिसका प्रभाव भी और सकारात्मक प्रभाव इस चुनाव पर पड़ा और ये दिग्गज भी अपने अपने क्षेत्र को संभाल ले गए। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी का फैक्टर भी इसमें कहीं ना कहीं काम करा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पूरे चुनाव में प्रचार किया है। मध्य प्रदेश को खासकर उन्होंने बहुत समय दिया। एक और इसमें फैक्टर जुड़ता है शिवराज सिंह चौहान का साधारण छवि। वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध हैं और बहुत तामझाम और हाई प्रोफाइल राजनीति नहीं करते हैं। विपक्ष के लिए बहुत कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। जब उन्हें इस पूरे मध्य प्रदेश से एक प्रकार से दरकिनार भी किया जा रहा था, तब भी एक साधारण वोटर ये देख रहा था कि वह शिवराज सिंह बिना विचलित हुए लगातार सभाएं कर रहे थे, अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रहे थे, प्रशासन को कसे हुए थे ताकि वो किसी भी रूप से इस चुनाव को जीत सकें। तो ये भी एक कमाल मध्य प्रदेश में उसने भी किया है। फिर है बीजेपी का मजबूत संगठन। जितना मजबूत संगठन भाजपा का मध्य प्रदेश में है, शायद ही किसी राज्य में हो। कांग्रेस ने, कमलनाथ ने इस पर बहुत मेहनत की है, कांग्रेस पर मेहनत की है, उन्होंने संगठन को खड़ा करने की कोशिश की है, मगर बीजेपी के मुकाबले वो इतना अच्छा और बेहतर संगठन मध्य प्रदेश में तो कम से कम खड़ा नहीं कर पाए, जिसका ही खामियाजा उन्हें हार के रूप में चुकाना पड़ा। इसमें अमित शाह की जो एक रणनीति होती है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो वो बूथ टू बूथ एक रणनीति तैयार करते हैं, वो रणनीति जिस तरीके से ज़मीन पर उतरती है वह अप्रत्याशित परिणाम लेकर आती है। उसका ताज़ा उदाहरण ये 4 राज्यों के रिजल्ट हैं, जिसमें 3 राज्य भाजपा जीत चुकी है। एक बात और इसमें निकल कर आती है कि जिस तरीके से स्थानीय दिग्गजों को, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को दरकिनार करके चुनाव का जो कैंपेन चलाया गया, बड़े बड़े पोस्टरों से, बड़ी बड़ी योजनाओं से इनके नाम को दूर रखा गया, बल्कि इनके मंच से भी इनके नाम को
नहीं लिया गया। जिस तरीके से ये सारा कैंपेन चलाया गया, इससे एक संदेश और भी जाता है कि क्या यह पुरानी राजनीति, इंदिरा गांधी के ज़माने की राजनीति की ओर हमारा लोकतंत्र नहीं लौट रहा है। अगर मध्य प्रदेश की ही बात कर लें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की छवि मान भी लिया जाए कि कुछ मुद्दों की वजह से कुछ धूमिल हुई थी, तो क्या इतनी बुरी तरीके से उनकी एक प्रकार से अनदेखी किया जाना कहीं उचित था? आज अगर मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय दिया जाएगा तो उसे शिवराज को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाडली बहना योजना ने ही यह ज़बरदस्त कमाल करके दिखाया। ये सारे सर्वे भी बता रहे हैं और ख़ुद संगठन ये कहीं ना कहीं मान के चलता है। मगर आज भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया ही जा रहा है। तो जब इस तरीके की राजनीति चलेगी, जब छत्रपों को मिटाकर एक केंद्रीय सत्तात्मक और व्यक्ति विशेष की राजनीति चलेगी, तब तो फिर लोकतंत्र को चला पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। साथ ही यह भी मुश्किल होगा कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी बात साहब छोड़ेंगे तो वो फिर ऐसे सेकेंडरी या उससे नीचे की सत्ता में क्या देकर जाएंगे कि जो आगे के लिए भाजपा और देश का नेतृत्व कर सकेगा। कहीं ना कहीं तो उन्हें भी उनको आगे करना पड़ेगा और इस तरीके की सोच रखनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति आधारित सत्तात्मक प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगी और एक व्यक्ति के साथ उत्कर्ष पर आएंगी और एक व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाएंगी। तो अगर इसे वास्तविक लोकतंत्र के रूप में लाना है तो सारे ही लोगों को एक सा अवसर, एक सा सम्मान देना होगा। हाँ, जहाँ जिसकी गलती है उसे वो संगठन के रूप से दंड देना पड़ेगा, मगर फिर उसमें सभी शामिल होंगे, चाहे वो उच्च पदासीन हो या फिर निम्न। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।